कहानी की शुरुआत होती है आज से कई सौ साल पहले, जब विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन नाम के एक साइंटिस्ट ने शरीर के अंगों को बिजली की ताकत से जोड़कर एक इंसानी शरीर बनाया था। मगर जैसे ही उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ तो वो अपने ही आविष्कार से डर गया। इसीलिए उसने इसे एक मम्मी की तरह बांधकर नदी में फेंक दिया। लेकिन ये क्रीचर फिर भी अपनी शक्तियों के कारण जिंदा बच गया और नदी से बाहर आकर अपना बदला लेने जा पहुंचा। उसने विक्टर के घर में घुसकर उसकी पत्नी को बेरहमी से मारकर अपना बदला पूरा किया। इसके बाद ये क्रीचर उत्तर दिशा के बर्फीले इलाकों की ओर निकल पड़ा। विक्टर भी उसके पीछे अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने आया, मगर जल्द ही खतरनाक ठंड ने उसकी जान ले ली। हालांकि क्रीचर को विक्टर से नफरत थी, पर फिर भी विक्टर ने ही उसे बनाया था और इसीलिए उसने विक्टर को उसके परिवार के साथ दफना दिया। उसी दौरान अचानक उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी और उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक राक्षस उसे गुस्से से घूर रहा था। राक्षस चाहते थे कि ये क्रीचर उनके साथ शामिल हो जाए, मगर क्रीचर ने उनका डटकर मुकाबला किया। थोड़ी हाथापाई के बाद राक्षस ने क्रीचर को उठाकर एक बिल्डिंग पर पटक दिया और फिर उसका गला दबाने लगा। अब अपनी जान बचाने के लिए क्रीचर ने एक रहस्यमयी निशान वाला खंजर उठाया और उस राक्षस के सीने में घोंप दिया, जिससे वो उसी पल आग में जलकर भस्म हो गया। उसी समय वहां मौजूद एक पत्थर की भयानक मूर्ति की आंखें खुल गई, जिससे ये पता चला कि वो जिंदा थी। इन मूर्तियों को गारगोयल्स कहा जाता था। कुछ ही पलों में बाकी गारगोयल्स भी जिंदा होने लगे और इधर क्रीचर अब भी राक्षसों का मुकाबला करने में लगा हुआ था, मगर बदकिस्मती से वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और बेहोश होकर गिर गया। तब एक राक्षस गुस्से में उसे पीटने लगा, मगर उसने क्रीचर को जान से नहीं मारा क्योंकि वो उसे नबेरियस नाम के एक आदमी के हवाले करना चाहता था। लेकिन अचानक गारगोयल्स वहां आ पहुंचे और अपने पवित्र हथियारों से राक्षसों को मौत के घाट उतारने लगे। एक एक करके सभी राक्षस आग में जलकर भस्म हो गए। तब ओफिर और केजाया नाम के गारगोयल्स ने अपना इंसानी रूप लेकर क्रीचर को देखा और हिसाब लगाया कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई खास तरह का जीव है, क्योंकि वो राक्षसों के हमले से बच निकला था। फिर वो विक्टर की कब्र के पास गया तो वहां उसे विक्टर की डायरी मिली। खैर कुछ समय बाद जब क्रीचर की आंख खुली तो वो ओफिर और केजाया के साथ एक अजीबोगरीब कमरे में कैद था। उसी समय गारगोयल्स की रानी लियोनोर और उसका गार्ड गिडियन वहां आए। गिडियन का कहना था कि उन्हें इसी समय क्रीचर को मौत के घाट उतार देना चाहिए। ये सुनते ही क्रीचर अपनी बेड़ियां तोड़ने के लिए छटपटाने लगा, जिसके बाद केजाया और ओफिर ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिए। उन्होंने रानी को बताया कि राक्षस क्रीचर को अपने साथ शामिल करने के इरादे से आए थे। इस पर गिडियन ने कहा कि फिर तो जरूर मार देना चाहिए इसे, लेकिन लियोनोर ने उसे बीच में ही रोक दिया और क्रीचर की आंखों में देखा। लियोनोर को एहसास हुआ कि इस क्रीचर के अंदर हैवानियत से ज्यादा इंसानियत भरी हुई है, इसीलिए उसने क्रीचर का नाम एडम रख दिया। आखिरकार उन्होंने एडम को रिहा करने के बाद पूरा महल दिखाया। लियोनोर ने एडम को बताया कि डार्क प्रिंस नबेरियस के कहने पर राक्षसों ने उस पर हमला किया था। साथ ही उसने ये भी बताया कि राक्षसों के खिलाफ लड़कर इंसानियत को बचाना ही गारगोयल्स का असली मकसद है। इसके बाद लियोनोर ने एडम को उसकी सुरक्षा के लिए वहीं रुक जाने को कहा, लेकिन एडम ने कहा कि उसे ऐसे युद्ध का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। खैर फिर भी ओफिर और केजाया उसे हथियारों वाले कमरे में ले गए ताकि वो अपनी पसंद का हथियार चुनकर अपनी रक्षा कर सके। जैसे ही एडम ने एक हथियार उठाया तो गारगोयल्स ने उसे समझाया कि सिर्फ पवित्र हथियार ही राक्षसों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अगर उसे किसी भी चीज को पवित्र बनाना है तो उस पर गारगोयल्स का खास निशान बनाना होगा। जब भी एक राक्षस की मौत होती है तो उसकी आत्मा सीधा नर्क में जाती है और वो समय के अंत तक वहीं कैद रहेगी। वहीं दूसरी ओर गारगोयल्स मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं और उन्हें सिर्फ वही क्रीचर्स मार सकते हैं जिनकी खुद की कोई आत्मा ना हो। खैर कुछ हथियारों को ट्राई करने के बाद एडम ने एक चुन लिया और महल से बाहर चला गया। उधर लियोनोर और गिडियन को विक्टर की डायरी तिजोरी में छुपाने का हुक्म दिया गया। इसके बाद एडम तो अपने रास्ते निकल पड़ा और इसी तरह दुनिया घूमते घूमते उसे सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन उसकी उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। इसी दौरान राक्षस उसका पीछा करते हुए उस पर लगातार हमले करते रहते। बार बार होने वाले इन हमलों की बदौलत एडम भी उनका मुकाबला करना सीख गया। अब तो वो उनके आने से पहले ही जाल बिछा देता था और राक्षस उस तक पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाते। आखिरकार उसे एहसास हो चुका था कि वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चला जाए, राक्षस उसे ढूंढकर उस पर हमला करते ही रहेंगे। फिर एक दिन उसने शहर वापस जाने का फैसला किया और जब वो इतनी सदियों के बाद वहां पहुंचा तो इतना बदलाव देखकर हैरान रह गया। वो जिंदगी के सारे सच जानने की खोज में घूमते हुए एक क्लब में घुसा जहां उसे एक खास आदमी दिखाई दिया।
फिर उसने इस आदमी का पीछा किया और एक सुनसान गली में पहुंचा, मगर वहां परछाई में छुपा हुआ एक राक्षस अचानक से उस पर हमला करने लगा। एडम ने उसी समय उसका गला घोंटते हुए पूछा कि नबेरियस कहाँ मिलेगा। तभी एक पुलिस वाला वहां आ गया तो एडम ने राक्षस को अपनी ढाल बना लिया, पर फिर राक्षस ने खुद को छुड़ाकर उसका हथियार तोड़ डाला और साथ ही पुलिस वाले को मार दिया। तभी 2 और राक्षस वहां आ गए, पर एडम ने कुछ ही पलों में उनका खात्मा कर दिया। अब पहले वाला राक्षस वहां से भाग निकला तो एडम भी उसके पीछे निकल पड़ा। भागते भागते वो एक बिल्डिंग की छत पर जा पहुंचे, पर तभी राक्षस छत से नीचे कूद गया। अब एडम उसे पकड़ना चाहता था, पर उसी पल एक गारगोयल एडम को उठाकर ले गया। वहीं दूसरी ओर एक खुफिया लैब में टेरा और काल नाम के साइंटिस्ट एक खास एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक मरे हुए चूहे को भारी भरकम मशीन से बांध दिया और मशीन चालू होते ही चूहे की धड़कनें फिर से चलने लगी, लेकिन फिर कुछ ही पलों में उसे दिल का दौरा पड़ गया। उसी समय मशीन अचानक बंद पड़ गई, पर काल को इस बात की खुशी थी कि कुछ पलों के लिए ही सही पर धड़कन तो चली। इधर इस प्रोजेक्ट का मालिक नबेरियस ये सब देख रहा था। उसी समय जो राक्षस एडम पर हमला करके आया था वो नबेरियस के सामने आया और पूरी कहानी बढ़ा चढ़ा कर सुनाई, मगर जल्द ही नबेरियस को उसके झूठ पर शक हो गया और उसने राक्षस को जोरदार मुक्का दे मारा। वहीं दूसरी ओर गारगोयल एडम को उड़ाकर महल में ले आया था और ये सब बाहर मौजूद एक राक्षस ने देख लिया था। महल में पहुंचने के बाद गारगोयल अपने इंसानी रूप में आ गया और तब पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि ओफिर था। उसी पल अंधेरे में से कई गारगोयल्स बाहर आ गए और उन्होंने जबरदस्ती एडम के हाथ पैर बांध दिए। आखिर में गिडियन ने तो उसके गले में एक लोहे का पट्टा तक डाल दिया। इसके बाद एडम को एक कुर्सी पर बांध दिया गया और फिर लियोनोर ने वहां आकर कहा कि उन्हें अपनी लड़ाई परछाई की तरह छुपकर लड़नी होगी। तब गिडियन ने कहा कि एडम की लापरवाही की वजह से पुलिस वाले की जान चली गई। इसके बाद लियोनोर और गिडियन ने मिलकर फैसला किया कि एडम को कैद में रखना ही ठीक होगा। इस पर एडम गुस्से से भर गया और उसने लियोनोर से कहा कि तुम भी कोई नबेरियस से कम नहीं हो। ये सुनते ही लियोनोर का चेहरा गुस्से से पत्थर की मूर्ति जैसा हो गया। वहीं दूसरी ओर नबेरियस ने राक्षसों को एडम को जिंदा पकड़कर लाने का हुक्म दिया और एडम को पकड़ने के लिए राक्षसों का एक झुंड गुस्से में सड़कों पर निकल पड़ा। उधर गारगोयल्स ने महल की छत से उन्हें आते हुए देखा तो उन्होंने राक्षसों पर हमला बोल दिया और आसमान में घमासान युद्ध छिड़ गया। गारगोयल्स एक एक करके सभी राक्षसों को आग में भस्म कर रहे थे, पर ये भी राक्षसों की एक चाल ही थी। असल में जुरील नाम का एक राक्षस अपनी फौज के साथ ऊंची बिल्डिंग्स की छत पर छिपा हुआ था और जल्द ही वो सब एक साथ महल की ओर कूद पड़े। अब वो गारगोयल्स पर भारी पड़कर उन्हें मौत के घाट उतारने लगे। तब गारगोयल्स की आत्मा नीली रोशनी बनकर स्वर्ग में जाने लगी। ये देखकर गिडियन ने केजाया और ओफिर को एडम की सुरक्षा के लिए भेजा। फिर उसने अपने 3 हथियारों को जोड़कर एक शक्तिशाली हथियार बनाया और महल में घुसने वाले राक्षसों का सामना करने के लिए निकल गया। अचानक सैकड़ों राक्षसों का झुंड एक साथ महल में घुसकर भयंकर हमला करने लगा, पर गिडियन और उसके 2 साथियों ने मिलकर अपनी जबरदस्त ताकत और बहादुरी से राक्षसों को धूल चटा दी। फिर गिडियन ने कुछ राक्षसों को मारकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और खुद गारगोयल का रूप लेकर उड़ गया। उधर ओफिर और केजाया एडम की सुरक्षा कर रहे थे तो एडम कहने लगा कि मेरे बिना तुम ये लड़ाई नहीं जीत पाओगे, आजाद कर दो मुझे। आखिरकार ओफिर ने उसे रिहा करके एक हथियार दिया और उसी पल राक्षसों ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। तब एडम ने खुद ही दरवाजा तोड़कर उसे ढाल बना लिया और राक्षसों के ऊपर टूट पड़ा। पीछे से ओफिर और केजाया भी एक एक करके राक्षसों को मौत के घाट उतार रहे थे। अचानक एक राक्षस ने केजाया की पीठ पर वार कर दिया और वो दर्द से कराहते हुए नीचे गिर गई। तभी ओफिर पर भी जानलेवा वार हुआ और केजाया ने अपनी आंखों के सामने ओफिर को मरते देखा। फिर जैसे ही 12 बजे तो घड़ी की घंटी बजी, जिसके बाद गिडियन महल के सबसे ऊपरी टावर पर जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि उसके लोग धीरे धीरे मरते जा रहे थे तो वो गुस्से में चिल्लाता हुआ तेजी से नीचे की तरफ उड़ा। उसके रास्ते में जो भी राक्षस आया गिडियन ने एक ही पल में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। गिडियन का ऐसा भयानक रूप देखकर जल्द ही राक्षस वहां से भागने लगे और बचे हुए गारगोयल्स उनके पीछे दौड़े। उधर महल में एडम ने केजाया के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की, पर केजाया ने कहा कि उसे मदद की जरूरत नहीं। असल में केजाया और ओफिर एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन गारगोयल्स के कानून की वजह से वो कभी एक ना हो सके।
मगर अब वो दोनों स्वर्ग में मिलेंगे और हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। उसी पल केसाया की आत्मा नीली रोशनी के रूप में स्वर्ग में जा पहुंची। इसके बाद एडम को एक राक्षस मिल गया तो उसने उससे सारी जानकारी निकालने की कोशिश की। उधर लियोनोर ने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया कि बाकी गारगोयल्स की मदद करें। तभी अचानक एक राक्षस खिड़की तोड़कर अंदर आ घुसा और लियोनोर पर हमला करके उसे अगवा कर लिया। इधर एडम को पता चला कि ये सारी लड़ाई असल में एक चाल थी, क्योंकि राक्षसों का असली मकसद तो गिडियन और उसके गार्ड्स को महल से दूर ले जाना था ताकि वो लियोनोर को अगवा कर सकें। कुछ देर बाद कुछ गारगोयल्स एक राक्षस को पकड़कर एडम के सामने लाए तो एडम ने उसे बुरी तरह पीटकर लियोनोर का पता बताने को कहा। पहले तो वो राक्षस एक शब्द बोलने को राजी नहीं था, पर फिर एडम ने उसे पवित्र अमृत में फेंकने की धमकी दी, जिससे राक्षस के चेहरे से धुआं निकलने लगा। आखिरकार उस राक्षस ने खुलासा किया कि जुरील लियोनोर की जान के बदले एडम को अपने साथ शामिल करना चाहता है। ये सुनकर एडम ने उस राक्षस को पवित्र अमृत में डुबोकर मार डाला और महल से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद गिडियन वापस लौटा तो उसे सारी कहानी पता चली तो वो सीधा तिजोरी की ओर चल पड़ा। बाकी गारगोयल्स ने उसे सावधान किया कि तिजोरी से सामान निकालना कानून के खिलाफ है, मगर गिडियन ने किसी की नहीं सुनी और अंदर जाकर विक्टर की डायरी निकाली और कानून तोड़ने के लिए भगवान से माफी मांगी। कुछ समय बाद गिडियन उसी बिल्डिंग में जा पहुंचा जहां जुरील ने लियोनोर को कैद किया था। जल्द ही एडम भी वहां आ पहुंचा, पर वो किसी के सामने नहीं आया। कुछ ही पलों में वहां कई राक्षस इकट्ठा हो गए और तब गिडियन ने लियोनोर की आजादी के बदले में राक्षसों को विक्टर की डायरी देने का ऑफर दिया। हालांकि लियोनोर ने उसे ऐसा करने से मना किया, मगर फिर भी गिडियन ने उसे जुरील के पैरों में रख दिया। जैसे ही जुरील डायरी उठाने के लिए झुका तो उसी पल गिडियन लियोनोर को उठाकर तेजी से उड़ गया। उसी समय एडम अंधेरे से बाहर आया ताकि वो राक्षसों का मुकाबला कर सके, लेकिन जुरील डायरी लेकर वहां से भाग निकला और एडम राक्षसों को खत्म करने लगा। उसने कुछ ही पलों में सभी राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया और फिर जुरील का पीछा करने लगा। इधर जुरील एक खास बिल्डिंग में पहुंचा और एक कार्ड के जरिए एलिवेटर खोलकर अंदर चला गया। तब एडम ने वहां मौजूद एक राक्षस को मारकर उसका कार्ड चुरा लिया और जुरील को पकड़ने के लिए अंदर घुस गया। उधर जुरील ने नबेरियस के पास जाकर विक्टर की डायरी उसके हवाले कर दी। वहीं मोलोकाय नाम की एक साइंटिस्ट एक लाश पर शैतानी निशान बनाकर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। जुरील और नबेरियस के जाने के बाद एडम इस कमरे में घुसा और एक खुफिया स्टोर में पहुंचा, जहां जाते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में वहां हजारों लाशें टंगी हुई थी जिन्हें नबेरियस जिंदा करके राक्षस बनाना चाहता था। उधर नबेरियस ने वो डायरी काल और टेरा के हवाले कर दी और उसे पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि विक्टर ने इलेक्ट्रिक ईल्स की मदद से बिजली पैदा की थी, जिससे उसने एडम को जिंदा किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि यही बिजली एडम के शरीर में दौड़ रही है, इसीलिए उसे मारना बेहद मुश्किल होगा। उधर एडम छानबीन करते हुए ऑब्जर्वेशन रूम में जा पहुंचा। तभी उसकी नजर टेरा के हाथ में मौजूद डायरी पर पड़ी तो वो अचानक खिड़की का शीशा तोड़कर उसके सामने कूद गया। उसी पल लैब का अलार्म बजने लगा और टेरा ने डर से कांपते हुए डायरी एडम के हवाले कर दी। उसी समय गार्ड्स भी लैब में आ पहुंचे तो एडम ने अपने कदम पीछे हटाए, लेकिन उसी समय नबेरियस ने बीच में आकर गार्ड्स को रोक दिया और खुद एडम की ओर बढ़ा। वो चाहता था कि एडम गारगोयल्स का साथ छोड़कर उसके साथ मिल जाए ताकि वो दोनों गहरी सच्चाइयों का पता लगा सकें। जैसे ही नबेरियस ने एडम को छूने की कोशिश की तो एडम ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे नबेरियस की आंखों का रंग एक पल के लिए बदल गया। उसी समय जुरील अपने बॉस को बचाने आया तो अचानक एडम खिड़की से कूदकर वहां से भाग निकला, जिसके बाद वो एक टनल की छत को तोड़कर सीधा ट्रेन पर जा गिरा। आखिरकार उस पर पलटता हुआ वो दरवाजे तक पहुंच गया और फिर एक डिब्बे में जा बैठा। फिर उसने विक्टर की डायरी पढ़नी शुरू की, मगर जब उसने विक्टर के एक्सपेरिमेंट को लेकर सारी बातें पढ़ी और अपने चेहरे की तस्वीर देखी तो उसे काफी घबराहट हुई और उसने अचानक डायरी बंद कर दी। वहीं दूसरी ओर नबेरियस ने टेरा को घर जाकर आराम करने को कहा। असल में वो जानता था कि एडम डायरी में लिखी बातें समझने के लिए टेरा के पास जरूर जाएगा और यही बात सच भी साबित हुई। जल्द ही हम देखते हैं कि एडम शहर में टेरा का पीछा कर रहा था। जल्द ही टेरा को भी एहसास हो गया कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है, तो उसने छुपने की कोशिश की, मगर एडम अचानक उसके पीछे आ गया। उसने टेरा का मुंह बंद करके उसे वादा किया कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर उसने टेरा को आजाद करके अपने साथ चलने को कहा। उसके साथ चलते हुए एडम ने उसे राक्षसों और गारगोयल्स के बीच चल रहे सदियों पुराने युद्ध के बारे में बताया।
जैसे ही वो एडम के अड्डे पर पहुंचे तो एडम ने जोर से दरवाजा खोला तो उसकी आवाज जूरियल को सुनाई दे गई। खैर फिर एडम ने टेरा को बताया कि नेबेरियस विक्टर के बनाए एक्सपेरिमेंट की मदद से उसके जैसे शक्तिशाली क्रीचर्स की फौज बनाना चाहता है। टेरा को उस पर यकीन नहीं हुआ, पर तभी जूरियल उनके सामने आ गया और उसका भयंकर राक्षसी रूप देखकर टेरा समझ गई कि एडम सच कह रहा था। उसी समय जूरियल और एडम के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और जूरियल ने एडम को छत से नीचे फेंक दिया। उसी समय जूरियल भी उसके पीछे कूद गया और एडम की गर्दन पर तलवार रख दी। एडम ने कहा कि मैंने लाशों का कमरा देख लिया है। उसने कहा कि नेबेरियस इतने सारे शक्तिशाली क्रीचर्स को कभी नहीं संभाल पाएगा। पर फिर जूरियल ने कहा कि वो नर्क से शैतानी आत्माओं को बुलाएंगे जो इन क्रीचर्स को अपने वश में कर लेंगी। ये काम बहुत आसान होगा क्योंकि उन क्रीचर्स के पास भी एडम की तरह कोई आत्मा नहीं होगी। फिर जूरियल ने उससे डायरी चुरा कर शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब उन्हें एडम को जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो एडम का काम तमाम करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर टेरा ने बाहर आकर कहा कि अपने एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ने के लिए मुझे इसकी जरूरत है। जैसे ही जूरियल का ध्यान भटका तो एडम ने चुपके से अपना चाकू निकालकर उस पर वार कर दिया, जिससे वो वहीं जलकर राख हो गया। उसकी आग की लपटें डायरी तक पहुंचने ही वाली थी, पर तभी टेरा ने उसे जूरियल के हाथ से छीन लिया। इसके बाद एडम और टेरा दोनों उसके खुफिया अड्डे पर पहुंचे, जहां टेरा ने एडम के जख्मों पर मरहम लगाई और कहा कि तुम इंसान हो और इंसान ही रहोगे। तुम्हें राक्षस सिर्फ तुम्हारे अंदर की हैवानियत बना सकती है, कोई और नहीं। खैर फिर एडम सो गया और टेरा विक्टर की डायरी पढ़ने लगी। बाद में जब एडम की आंख खुली तो टेरा ने कहा कि उसने पूरी डायरी पढ़ ली है। अब वो जानती है कि क्रीचर्स को जिंदा कैसे किया जा सकता है। विक्टर का सपना था कि वो एडम के एक साथी को पैदा करे और अब टेरा उसका सपना पूरा करना चाहती थी। उसी समय कार्ल ने टेरा को फोन किया और उन्होंने शाम को मिलने का फैसला किया, मगर बदकिस्मती से नेबेरियस के गार्ड्स ने कार्ल की सारी बातें सुन ली। खैर इधर टेरा कार्ल से मिलने निकल गई, पर जाने से पहले उसने एडम से कहा कि वो उसका पीछा ना करे। तब एडम ने उसे सुरक्षा के लिए अपना चाकू दे दिया। आखिरकार जब टेरा कार्ल से मिली तो पता चला कि कार्ल ने नेबेरियस के दबाव में आकर उसे मिलने बुलाया था। तब टेरा ने उस चाकू से अपना बचाव करने की कोशिश की, मगर गार्ड ने तुरंत उसकी कलाई मरोड़कर चाकू फेंक दिया। दूसरी ओर एडम गारगोयल्स के महल में पहुंचा, जहां गारगोयल्स ने उसे पकड़कर लियोनोर के सामने पेश किया। एडम ने लियोनोर के सामने नेबेरियस का पूरा मकसद बताया। एडम ने कहा कि टेरा की जान खतरे में है और उसे उसकी रक्षा के लिए जाना होगा। तब लियोनोर ने एडम और टेरा का साथ देने का वादा किया और फिर एडम टेरा को ढूंढने निकल पड़ा, मगर उसके जाते ही लियोनोर ने गिडियन को एडम का पीछा करने को कहा। उसने गिडियन को एडम से डायरी चुरा कर उसकी जान लेने का हुक्म दिया। जब एडम एक गली से गुजर रहा था तो अचानक उसे एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। उसने एक बिल्डिंग में घुसकर कुल्हाड़ी उठाई और आगे बढ़ गया। आखिरकार जब वो अपने अड्डे पर पहुंचा तो उसे डायरी जमीन पर पड़ी मिली, लेकिन उसे टेरा कहीं नजर नहीं आई। तभी अचानक उसे शीशे में किसी की परछाई दिखाई दी और उसी पल गिडियन ने उस पर जबरदस्त हमला करके उसे दीवार के आर पार कर दिया। जैसे ही गिडियन ने उस पर अगला वार किया तो वो दरवाजा तोड़ते हुए दीवार से नीचे लटक गया। तब गिडियन ने वहां आकर उसकी कुल्हाड़ी निकाल दी, जिससे एडम नीचे गिर गया। अब वो जैसे ही वापस ऊपर चढ़ा तो उसे गिडियन कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी समय गिडियन ऊपर से उड़ते हुए आया और एडम की गर्दन पकड़कर उसे एक के बाद एक दीवार पर पटकता हुआ नीचे जाने लगा। आखिरकार उसने एडम को छोड़ दिया तो एडम ने उसकी कुल्हाड़ी निकाल ली। अंत में वो एक गाड़ी पर जा गिरे जहां गिडियन एडम के ऊपर था। उसी पल गिडियन को एहसास हुआ कि उसका अपना हथियार उसके सीने में घुस चुका है। एडम ने उसे याद दिलाया कि मेरी कोई आत्मा ही नहीं है, मुझे कैसे मारोगे तुम? और तभी गिडियन नीली रोशनी के रूप में स्वर्ग चला गया। इस रोशनी को देखकर दो गारगोयल्स तुरंत उस जगह पर आ पहुंचे, पर वहां उन्हें सिर्फ गिडियन के कपड़े मिले, जिन्हें वो लियोनोर के सामने ले गए। वहीं दूसरी ओर लैब में टेरा ने नेबेरियस की मदद करने से इनकार कर दिया, तो नेबेरियस ने गुस्से में आकर कार्ल को मार डाला ताकि टेरा उसका हुक्म माने। अब टेरा के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने कार्ल को मशीन में लेटाया और विक्टर के एक्सपेरिमेंट से मिली जानकारी की मदद से उसे फिर से जिंदा करने का काम शुरू कर दिया। इधर मोलोकाई ने ये सारा एक्सपेरिमेंट कॉपी करके सैकड़ों लाशों को जिंदा करने का काम शुरू कर दिया था। स्क्रीन पर दिखाई जा रही परसेंटेज बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, यानी इस काम में अभी वक्त लगेगा। उधर एडम को वही चाकू मिला जो उसने टेरा को दिया था। उसने गुस्से में आकर डायरी को आग में भस्म कर दिया और महल में जा पहुंचा। उसने अपनी बाहें उठाई ताकि गारगोयल्स उसे देख सकें और फिर वहां से चला आया ताकि गारगोयल्स भी उसका पीछा करें।
जैसे ही एक गारगोयल ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो एडम ने उसे एक कार पर पटक कर चींटी की तरह मसल दिया। फिर लियोनोर के आदेश पर कई और गारगोयल्स एडम पर हमला करने आए तो वो नबेरियस की लैब की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही एक गारगोयल उसके काफी करीब आ गया तो एडम ने उसका पंख पकड़ लिया, जिसके बाद वो एक दरवाजे से टकरा गए। उसी समय सिक्योरिटी को उनके आने की भनक लग गई और जल्द ही राक्षसों का झुंड उनसे लड़ने बाहर आ गया। तब एडम राक्षसों को एक एक करके भस्म करने लगा और तब लियोनोर को एहसास हुआ कि एडम जानबूझकर उन्हें यहाँ लाया था। फिर जैसे ही एक गार्ड ने एडम पर वार करने की कोशिश की तो एक गारगोयल ने बीच में आकर उसे हवा में ले जाकर मार डाला। इसके बाद बाकी गारगोयल्स भी इस युद्ध में शामिल हो गए और सब मिलकर राक्षसों को खत्म करने लगे। उसी समय लियोनोर ने मोलोकाई को एक खुफिया दरवाजे से भागते देखा और इधर एडम ने एक लैब में घुसकर नबेरियस को ढूंढ निकाला। उसी समय नबेरियस राक्षसी रूप में आ गया और एडम का सामना करने को तैयार हो गया। टेरा ने इसी मौके का फायदा उठाकर मशीन बंद करने की कोशिश की, पर वो कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पा रही थी। उसी पल नबेरियस ने उसे ऐसा करते देख लिया और उसने गुस्से में टेरा को गर्दन से उठाकर मशीन की ओर फेंक दिया, जिसमें हजारों वॉट की बिजली दौड़ रही थी। लेकिन ऐन वक्त पर एडम ने टेरा को हवा में ही पकड़ लिया, लेकिन इस दौरान वो खुद मशीन से टकरा गया, जिससे उसे जोरदार बिजली का झटका लगा। आखिरकार टेरा और एडम जमीन पर जा गिरे और एडम दर्द से करहाने लगा। वहीं दूसरी ओर लियोनोर और कुछ गारगोयल्स मोलोकाई की लैब में जा पहुंचे, जहां उन्होंने क्रीचर्स की लाशें और मशीन देखी। उसके मुताबिक इन्हें जिंदा करने का 40% काम पूरा हो चुका था। इधर नबेरियस ने एडम को उठाकर कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी आत्मा चाहिए। फिर नबेरियस ने उसके माथे पर एक शैतानी निशान बनाया और मंत्र पढ़कर नर्क से शैतानी आत्माओं को बुलाने लगा। वहीं राक्षसों की लैब में 92% काम पूरा हो चुका था और अब कई शैतानी आत्माएं क्रीचर्स के शरीर में जा चुकी थी, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब लियोनोर ने अपने गारगोयल्स को सब कुछ तहस नहस करने का हुक्म दिया तो उन्होंने वहां पर तबाही मचा दी। तभी एक आत्मा एक क्रीचर के अंदर घुसी जो 100% जिंदा हो चुका था और वो चिल्लाना बंद करके एक राक्षस बन गया, मगर लियोनोर ने ऐन वक्त पर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर एक शैतानी आत्मा सभी क्रीचर्स को पीछे छोड़ते हुए सीधा एडम की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही उसने एडम को लपेटा तो एडम भी बुरी तरह चिल्लाने लगा। आखिरकार नबेरियस ने उसे नीचे गिराकर कहा कि राक्षसी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, मगर एडम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने माथे का शैतानी निशान मिटा दिया, जिससे साबित हो गया कि उस पर कोई असर नहीं हुआ था। तब ये खुलासा होता है कि एडम के शरीर में आत्मा थी। फिर एडम ने चाकू उठाया और नबेरियस के शरीर पर गारगोयल्स का निशान बना दिया, जिससे वो उसी पल धमाके से फटकर मारा गया। इस धमाके से पूरी बिल्डिंग टूटकर गिरने लगी तो गारगोयल्स तुरंत बाहर उड़ गए। वहीं एडम ने टेरा के गिरने से पहले उसे पकड़ लिया। इधर नबेरियस की आत्मा आग बनकर नीचे आ रही थी कि तभी लियोनोर सीधा उसकी तरफ बढ़ी। वहीं बाहर सभी गारगोयल्स ने पूरी बिल्डिंग को जमीन में धंसते हुए देखा। फिर एक गारगोयल ने पास जाकर देखा कि नबेरियस की जलती हुई आत्मा नर्क की ओर जा रही थी। उसी समय लियोनोर इस खाई से उड़ती हुई बाहर आई और उसके साथ एडम और टेरा भी थे। आखिरकार वो सब उड़कर वापस अपने महल पहुंच गए और तब एडम ने लियोनोर से कहा कि उसे अपनी जिंदगी का असली मकसद मिल चुका है। एडम ने फैसला किया कि अब से वो इंसानियत की सुरक्षा के लिए लड़ेगा। उसने अपना नाम बदलकर अपने पिता के नाम पर फ्रैंकेनस्टाइन रख दिया और फिर बुराइयों से लड़ने निकल पड़ा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।